हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में वाणिज्य का इतिहास। ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि भारत में वाणिज्य को किस तरीके से लाया गया। इसमें हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है भारत में वाणिज्य का इतिहास है। ठीक है, और दूसरा टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा व्यवसाय जोखिम, जिसमें हम उसके प्रकृति और कारण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारत में वाणिज्य को किस तरीके से लाया गया और इसको लाने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जो थे, कौन कौन से बिंदु जो थे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या अपनी भूमिका अदा करी। सबसे पहले हम ये बॉक्स में जानते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। वाणिज्य को चरम सीमा पर पहुंचाने से पहले एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है। ठीक है, कि अब को वाणिज्य जो है, कमर्शियल ट्रेड जो है, ठीक है, कॉमर्स ट्रेड जो है, इसको हमें एक चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी लंबी यात्रा तय करनी पड़ी थी। जैसे कि अगर किसी को हमें बहुत आगे पहुंचाना पड़ता है या हमें किसी चीज़ में सक्सेस पाना पड़ता है, तो सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत बड़ी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही कॉमर्स को लाने के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं, लंबी यात्रा करनी पड़ी, बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। ठीक है, तो जानते हैं कि कॉमर्स सबसे पहले है क्या। वाणिज्य का जो स्वरूप अब आज देख रहे हैं, हमेशा से यह ऐसा नहीं था। ठीक है, कि जो वाणिज्य जो है, कॉमर्स ट्रेड जो है, जैसा आज हम देख रहे हैं, आज के समाज में हम देखते हैं कि हम कॉमर्स कहीं से भी ट्रेड आराम से कर लेते हैं। आप घर बैठे बैठे सारे काम को आराम से कर लेते हो। ठीक है, तो लेकिन पहले के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले के टाइम में जो ट्रेड होता था वो बहुत मुश्किल से होता था। ठीक है, और बहुत कम लेवल पे होता था। आज वाणिज्य अपनी चरम सीमा पर है। वाणिज्य को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। इस लंबी यात्रा के विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त करने से पहले वाणिज्य को समझना जरूरी है। तो वाणिज्य को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, व्यापार कॉमर्स ट्रेड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत लोगों ने इसमें लंबी यात्रा करी। ठीक है, और इस लंबी यात्रा के अलग अलग चरणों की जो जानकारी है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमें इनको समझना ज़रूरी है कि इसको लंबी यात्रा क्यों करनी पड़ी और किस रीज़न से करनी पड़ी और वो लंबी यात्रा कौन सी थी। ठीक है, तो इनको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वाणिज्य होता क्या है, वाणिज्य क्या है, कॉमर्स ट्रेड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानेंगे, तब इसके हम लंबी यात्रा की कहानी को जानेंगे कि लंबी यात्रा है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्यवसाय के संदर्भ में प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो मुख्य पक्ष होते हैं। एक आता है उत्पादन पक्ष और दूसरा आता है उपभोग पक्ष। आपको पता है कि बिजनेस जो है वो दो कैटेगरी से मिलके बना हुआ है, जिसमें हमारा एक आता है उत्पादन पक्ष और दूसरा आता है उपभोग पक्ष। अगर बिना उत्पादन के उपभोग पक्ष कोई काम नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपने इंडस्ट्री में उत्पादन ही नहीं करा और आप चाहते हो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यह सर्वविदित है कि इन दोनों पक्षों के मध्य दूरी रहती है। आपको पता है कि उत्पादन, जहां हम उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के साथ जहां तक हमें सामान को पहुंचाना होता है, उपभोग पक्ष, ठीक है, जिसे कस्टमर कहते हैं, इनके बीच में बहुत दूरी होती है। और इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए इनके बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को लाया गया, ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए ऐसे व्यापार को लाया गया। ठीक है, ऐसी क्रियाओं को लाई गई जो इन क्या कहते हैं बाधाओं को दूर कर सके, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाले टॉपिक्स जो थी उसमें क्लियर करा था। ठीक है, कि व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं, वो सारी टॉपिक्स मैंने आपको पहले उस पर बता रखा, वहाँ से जाके समझ सकते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं का उत्पादन किसी अन्य स्थान पर होता है, जबकि उनका उपभोग किसी अन्य स्थान पर। आपको भी पता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़े लेवल पे होती है, और इनका जो उत्पादन होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो होती है बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में होती है, और जबकि कस्टमर तक उनको पहुँचाने के लिए, उन सामान को पहुँचाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। ठीक है, अन्य शब्दों में ये संभव नहीं है कि सभी वस्तुओं का उत्पादन उसी स्थान पर हो जाए जहाँ उनका उपभोग किया जाना है, और ये सब पॉसिबल नहीं होता कि जहाँ पर हम उत्पादन कर रहे हैं वहीं पर हमारा कस्टमर हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अतः यहाँ मुख्य समस्या उत्पादन स्थान व उपभोग स्थान की दूरी को समाप्त करने की है, और ये काम वाणिज्य द्वारा किया जाता है कि
जो हम ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड के बीच में जो हमारा क्या कहते हैं मुश्किलें आ रही है, उन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वाणिज्य को लाया गया है। ठीक है, वाणिज्य के अंदर दो घटक को शामिल किया जाता है। पहला घटक कौन सा है? क्रय विक्रय करना। और दूसरा घटक कौन सा है? क्रय विक्रय में आने वाली बाधाओं को दूर करना। तो सबसे पहले अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम वाणिज्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बिजनेस में क्या करते हैं? पहले खरीदते हैं सामान को और बेचते हैं। लेकिन अगर हम खरीद रहे सामान को बेच रहे हैं और खरीदने से लेकर बेचने के बीच में जो आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने की क्रिया, ठीक है, तो ये दो घटक दे रखे इन्होंने वाणिज्य में। ठीक है, तो सबसे पहले क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। आपको पता है कि जो भी हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी को हम तो हम व्यापार कहेंगे, ट्रेड कहेंगे। ठीक है, व्यापार में मुख्यतः हम क्या कहते हैं? धन होता है, स्थान होता है, समय होती है, जोखिम होती है, कितना धन लगाया, किस स्थान पे बेचना है, कहाँ पे प्रोडक्शन करना है, कितना टाइम लगेगा प्रोडक्शन करने में, उसमें रिस्क आता है, सूचना आती है, कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है और इन व्यापार की इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें क्या क्या प्रणाली दी गई है? बैंकिंग दिया गया, यातायात संग्रहण, बीमा, विज्ञापन, जिसके बारे में मैंने आपको सेकेंड टॉपिक में ही, सेकेंड पार्ट में ही बताया था कि इन टॉपिक्स को क्यों लाया गया, ठीक है, और किस लिए लाया गया, और ये जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इन्होंने व्यापार में कैसे अपनी बाधाएं, व्यापार में कैसे बाधाओं को दूर किया। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप उस पार्ट में जान सकते हैं। वाणिज्य के अंदर सम्मिलित व्यापार व व्यापार की सहायक क्रियाओं को स्वरूप प्रारंभ से ही ऐसा नहीं था। आपको पता है कि वाणिज्य के अंदर जो व्यापार आज के टाइम में हम कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले के टाइम में या पहले के समाज में ऐसा नहीं किया जाता था। आज के टाइम में हम जो व्यापार कर रहे हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल हर जगह करते थे। ठीक है, और बहुत ही चंद टाइम में बहुत ही ईजिली तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा व्यापार पॉसिबल नहीं होता था। पहले बहुत टाइम लग जाता था व्यापार करने में। ठीक है, और हम एक देश से दूसरे देश में भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे कि वाणिज्य को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने के लिए किन चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, कि अब हम जानेंगे कि पहले के टाइम में जो व्यापार था, उन व्यापारों को आज के टाइम में पहुंचाने के लिए किन किन पहलुओं से गुजरना पड़ा, उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू या कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, भारत में वाणिज्य का विकास, कि भारत में वाणिज्य का विकास किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है, आज वाणिज्य व व्यवसाय का जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो प्रारंभ से ही ऐसा नहीं था। आपको पता है कि पहले के टाइम में जो कॉमर्स ट्रेड थी और जो व्यवसाय था वो ऐसा नहीं था। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे व्यवसाय जो वो इंटरनेशनल तक के, आप घर बैठे कोई भी काम आराम से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग, सब चीज़ आप आराम से कर सकते हो बिजनेस को। ठीक है, वाणिज्य को यहाँ तक पहुँचाने में अनेक वर्ष लगे और विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ा। भारत में वाणिज्य व्यावसायिक क्रियाओं के विकास के विभिन्न चरण निम्नलिखित। अब यहाँ पे दे रखा है कि भारत में जो वाणिज्य का जो विकास हुआ, उन विकास के अलग अलग चरण दिए। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चरण कौन सा? वस्तु विनिमय पद्धति चरण। अब विनिमय का मतलब होता है यहाँ पे एक्सचेंज करना। ठीक है, तो हमने पहले के टाइम में कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। और बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि सामान के बदले में सामान देना। ठीक है, वहाँ पे कोई करेंसी, वहाँ पे कोई नोट या सिक्के की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग क्या करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को वो सामान देते थे जो उसको चाहिए। ठीक है, तो वस्तु विनिमय पद्धति चरण में क्या था कि प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकता बहुत सीमित थी। पहले के टाइम में लोगों की आवश्यकता क्या होती थी? एक लिमिट तक होती थी। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे कि आज के टाइम में अगर एक इंसान अपनी आवश्यकता को पूरा भी कर लेता है तो उसको दूसरे चीज़ की नीड्स हो जाती है। ठीक है, वो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है अपनी चीज़ों से, तो वो अपनी आवश्यकता को स्वयं ही पूरा कर लेता था। अर्थात कुछ भी वो पैदा करता था वो उसी में गुजारा कर लेता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा क्या पॉसिबल है? आज के टाइम में अगर इंसान को अपनी एक चीज़ पूरी हो जाती है ना, तो वो दूसरी चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में संभव नहीं था कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं स्वयं ही पैदा कर ले। परिणाम स्वरूप प्रत्येक परिवार एक विशेष वस्तु का उत्पादन करने लगा। ठीक है, कि धीरे धीरे मनुष्य जो था उनकी आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसी ऐसी स्थिति ये संभव नहीं था कि मनुष्य जो अपनी सारी चीज़ों का स्वयं ही पैदा करे। खुद तो वो पैदा नहीं कर सकता, खुद तो वो सारी चीज़ों को नहीं उगा सकता ना खेत में। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक परिवार ने एक विशेष वस्तु का
उत्पादन करने लगा कि ये परिवार गेहूं का उत्पादन करेगा, वो परिवार चावल का उत्पादन करेगा, ठीक है। और अपने उपभोग के बाद जो भी वो कंज्यूम कर लेते थे, उपभोग कर लेते थे, उसके बाद जो भी उनके पास जो बचता था वो दूसरे परिवार को दे देते थे, ठीक है। और उनको दे देते थे और देने के बाद उनकी अपनी आवश्यकता की वस्तु वो उनसे ले लेते थे। इस प्रकार ये बार्टर सिस्टम वहाँ पे चलता था, ठीक है। तो इस प्रकार सभी परिवारों की आवश्यकताओं की पूरी हो जाती थी। वस्तुओं के बदले में वस्तु के विनिमय को ही वस्तु विनिमय पद्धति कहते थे। कि उस टाइम क्या था कि जो भी हम वस्तु के बदले में जो भी वस्तु को एक्सचेंज कर रहे हैं उसी को वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट तो चरण ये था। सेकेंड चरण था गाँव अर्थव्यवस्था चरण, कि गाँव में कैसी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, और कैसे लोग वहाँ पे काम करते थे और कैसे लोग अपनी जीविका को चलाते थे, ठीक है। धीरे धीरे लोग जातियों में बढ़ गए। धीरे धीरे लोग जो थे वो अलग अलग जाति, जैसे आज की टाइम में देखोगे ना कि एक जाति एक गांव में रहती है, दूसरी जाति दूसरे गांव में रहती है, ठीक है। तो उसी टाइम में धीरे धीरे लोग जो थे जाति में बढ़ गए। अब एक जाति के सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर खेती करते और अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन कर लेते। पूरे काम को स्त्रियों व पुरुषों में विभाजित कर दिया गया कि कौन सा काम स्त्री के लिए बना है और कौन सा काम पुरुषों के लिए बनाया गया है। इसके बाद संपत्तियों पर निजी स्वामित्व का प्रचलन शुरू। आप देखोगे प्राइवेट ऑनरशिप की निजी स्वामित्व क्या होते थे, वो अपने ही ज़मीन पर क्या करते थे, उनसे लोगों को से काम करवाते थे, ठीक है, लोगों से काम करवाते थे और उनके बदले उनको मजदूरी या वेतन देते थे, ठीक है। तो ये निजी स्वामित्व प्राइवेट ऑनरशिप का भी काम शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप जाति परिवारों में बढ़ गई। जातियाँ किस में बढ़ गई? परिवारों में। अब कुछ परिवार कृषि में लग गए और कुछ व्यवसाय करने में लग गए। और व्यवसाय में लगे लोग क्या करते थे? मध्यस्थ का काम करते थे, मिडल मैन का, क्योंकि बीच में मिडल मैन की तो ज़रूरत पड़ती थी। तो वो विभिन्न परिवारों से अतिरिक्त वस्तु खरीद लेते थे, मतलब बहुत कम वस्तुएं, मतलब वस्तुएं खरीद लेते थे और खरीदने के बाद क्या करते थे, उनकी आवश्यकता की वस्तु वो उन्हें बेच देते थे और इस तरह क्रय विक्रय भी गांव के स्तर पर होने लग गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रखा है मुद्रा खोज चरण। अब उस टाइम आपको देखोगे कि पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था उसमें हम वस्तु के बदले वस्तु दे रहे हैं, ठीक है, कोई पैसे या करेंसी की बात नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद मुद्रा खोज चरण कैसे आया, आप देखोगे जब हम सामान वगैरह देते थे तो उस टाइम में सोना चांदी और इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व था। उस टाइम हमें ये पैसों की या सिक्कों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो वस्तु के बदले में वस्तु के क्रय विक्रय में निश्चित प्रमाप के अभाव में अनेक समस्या आती थी। देखो यहाँ पे दे रखा है प्रमाप। अब यहाँ पे जब भी हम कोई वस्तु, जैसे मुझे चावल की ज़रूरत है और किसी व्यक्ति को गेहूं की, अब मैं उसको चावल दे रही हूँ और मैं उससे गेहूं ले रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं चावल मुझे इतनी लेनी चाहिए और मैंने उसके बदले उसको इतनी क्वांटिटी ही देनी चाहिए। तो इसका अभाव था, ठीक है। हम उसको नाप नहीं सकते थे, हम उसको माप नहीं सकते थे। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही समान माध्यम की खोज की गई, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। क्योंकि पैसे के बदले जैसे अब मुझे 10 रुपये की गेहूँ चाहिए तो 10 रुपये ही दूंगी मैं उसको, ठीक है, और वो मुझे 10 रुपये का ही गेहूँ देगा, ठीक है। तो मुद्रा खोज के प्रथम चरण में अनाज को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। जब मुद्रा आया तो उसके बाद ही अनाज को एक्सचेंज करा गया। इसके बाद सोने चांदी व अन्य धातु के सिक्कों का प्रचलन भी हुआ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है शहरी अर्थव्यवस्था चरण। शहरी अर्थव्यवस्था चरण कैसा था? इस चरण पर विभिन्न व्यवसायी गांव से दूर एक स्थान पर जाकर व्यवसाय करने लगे। अब क्या कहते हैं, शहरी अर्थव्यवस्था क्या हुआ कि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर किसी शहर में जाके बस जाते हैं और वहां पे जाकर क्या करने लगते हैं, अपना कोई व्यवसाय करने लगते हैं। व्यवसाय विशिष्टीकरण के सिद्धांत के आधार पर होने लगा, ठीक है। व्यवसाय जो था एक बहुत बड़े लेवल पे होने लगा और किसी सिद्धांत पर कि भैया हाँ तुम्हें इतने मतलब एक जैसे होता है ना डॉक्यूमेंटाइजेशन, उसके थ्रू होने लगा व्यापार, ठीक है। अब प्रत्येक व्यवसाय एक विशेष वस्तु के क्रय विक्रय का विशेषज्ञ बन गया, ठीक है, कि भैया क्या कहते हैं, जो भी व्यक्ति है जिस चीज़ में काम कर रहा है वो उसमें एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, बहुत अच्छे से उस काम को करने लगता है, ठीक है। श्रमिकों को भी एक ही काम बार बार देकर उन्हें उस काम का विशेषज्ञ बनाया जाने लगा। यातायात के साधनों का विकास होने लगा, आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट था उनका भी अच्छे से क्या कहते हैं विकास हुआ। इससे व्यवसाय का पैमाना बढ़ने लगा, ठीक है। इसी चरण पर ही व्यवसाय में प्रतियोगिता भी प्रारंभ हुई और इसी कारण जब बिजनेस बढ़ने लगा तो कंपटीशन भी हाई लेवल पर शुरू हो गया, ठीक है। तो प्रतियोगिता थी वो समाज में बढ़ने लगी। अब आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा और औद्योगिक क्रांति चरण। इस चरण पर हुए विकास ने मानव जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। अब औद्योगिक चरण विकास क्या है कि जब मानव जीवन
उनको बहुत तरीके से चेंज किया। जैसे औद्योगिक का मतलब क्या हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी मतलब कपड़ा उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग, ये सारी चीज़ों जो थी मशीनों से चलती थी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मतलब एक नई तकनीक दी गई, तो इंजीनियरिंग के विकास के उद्योग के लिए शक्ति से चलने वाली मशीनों का निर्माण हुआ। कि जब इंजीनियरिंग लेवल बहुत आगे बढ़ा, तो इससे क्या हुआ कि लोग जो खुद हाथ से काम करते थे उनके काम आसान हो गए, और वो लोग मतलब मशीनों का आविष्कार होने लगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि काम जो था बहुत तेज़ी से होने लगा, समाज में विकास हो गया, रेल व सड़क यातायात के विकास हुए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा है संदेश व यातायात विकास चरण। संदेश कैसे, अब आपको पता है कि व्यवसाय या ट्रेड में संदेश का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। संदेशों के साधन जैसे हो गए टेलीफोन हो गए, फैक्स हो गए, टेलेक्स हो गए, इंटरनेट हो गए, मोबाइल फ़ोन, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स आदि के विकास। फिर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि हम एक देश से दूसरे देश में आराम से बात कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह से सामान मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी। इसी प्रकार यातायात के साधनों जैसे रेल यातायात, सड़क यातायात, समुद्री यातायात, आप देखते हैं ना बहुत लोग समुद्र के थ्रू जाते हैं, ठीक है। वायु यातायात आदि की खोज से व्यवसाय विकास में मदद मिली, ठीक है। आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम IT कहते हैं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि हम एक कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, आप देखोगे ना IT एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो 2000 में लाया गया था, और इसको लाने के लिए इसलिए लाया गया क्योंकि लोग जो थे वो अपने व्यापार को बहुत मल्टीनेशनल करना चाहते थे, बहुत देशों विदेशों हर जगह फैलाना चाहते थे। और फिर उसके बाद जो उसमें क्या कहते हैं, जो कठिनाई आती थी बिज़नेस में, उन सबको ख़त्म करने के लिए IT इन्फॉर्मेशन को लाया गया, और कुछ जैसे चोरी वगैरह ये सब हो जाती थी, उन सब चीज़ों को भी ख़त्म किया गया, ठीक है। अब आता है देशी बैंकिंग पद्धति। देशी बैंकिंग पद्धति क्या होती है हमारी? भारत में बैंकिंग का इतिहास बहुत प्राचीन है। आपको पता है कि बैंकिंग जो था हमारे भारत में बहुत टाइम पहले से ही था, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बैंकिंग का उल्लेख मिलता है। आपको पता है कौटिल्य का जब अर्थशास्त्र था तो उसी में हमने पढ़ा था कि बैंकिंग सबसे पहली पद्धति थी हमारी, ठीक है। देश का एक विशिष्ट वर्ग ही बैंकिंग का कार्य करता था। अब देखो आज के टाइम में बहुत सारे लोग बैंकिंग का कार्य करते, लेकिन उस टाइम क्या था कि एक देश का एक विशिष्ट वर्ग जो बहुत बड़े लेवल पे आता था, बहुत ऊंचे वर्ग के लोग था, ठीक है। तो वही बैंकिंग का कार्य करता है। इस वर्ग को देशी बैंकर कहा जाता था। इस वर्ग को हम क्या कहते थे? देशी बैंकर, ठीक है। आप देखोगे भारत में देशी बैंकर का काम क्या होता है और ये कब आया और कैसे आया, ठीक है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में देशी बैंकरों का विशेष स्थान है, ठीक है। भारतीय बैंकिंग जांच समिति 1931 के अनुसार कहा गया है कि देशी बैंकर वो व्यक्ति या निजी फर्म है जो जमा को स्वीकार करने, हुंडियों में व्यवसाय करने अथवा ऋण देने का कार्य करता है। देशी बैंकर कौन होते हैं? कि वो व्यक्ति होते हैं जो जमा को स्वीकार करते हैं। अगर हम जमा करवाने जाते हैं बैंक में तो उसको वो स्वीकार करता है, हुंडियों में व्यवसाय भी करता है। अभी हम पढ़ेंगे कि हुंडी व्यवसाय भी क्या होते हैं, ठीक है। और लोन देने का कार्य भी करता है। तो ये देशी बैंकर काम करता है। और ये कब आया था? 1931 के अनुसार भारतीय बैंकिंग जांच समिति के अनुसार आया था, ठीक है। जहाँ तक देशी बैंकरों का प्रश्न है, देश में ऐसे कोई कानून नहीं है जिसके अंदर देशी बैंकर अपने आप का पंजीकरण करा सके, ठीक है। ये जो होते हैं अपने आप का खुद पंजीकरण करा लेते हैं। देशी बैंकर का कार्य कुछ ही जाति तक ही सीमित है, जिन्हें गुजरात में इन्हें सराफ कहते हैं, ठीक है। यूपी में साहूकार कहते हैं, और दक्षिण में तिरुनतली जिला में काली दैफुरिच ब्राह्मण, ठीक है, आदि कहा जाता है। कि अलग अलग स्टेट में इसे किस किस नाम से पुकारा जाता है देशी बैंकर को, ठीक है। अब आता है देशी बैंकरों के कार्य। अब देशी बैंकर के कार्य हमारे कौन कौन से हैं? यहाँ पे 2 कार्य। पहले आता है बैंकिंग कार्य, दूसरा आता है गैर बैंकिंग कार्य जो बैंक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो बैंकिंग कार्य में हमारा क्या आता है? बैंक में आप जाते हो तो बैंक में क्या क्या काम आता है? डिपॉजिट स्वीकार करना, लोन देना और हुंडियों का व्यापार करना, ठीक है। तो ये कौन करती है? बैंकिंग कार्य होती है, ठीक है। और गैर बैंकिंग में सट्टा व्यवसाय आता है, कमीशन एजेंट आता है और अन्य बिजनेस आते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि बैंकिंग कार्य क्या। और बैंकिंग कार्य में हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे। डिपॉजिट स्वीकार करना, ऋण देना और हुंडियों का व्यापार करना, ठीक है। तो बैंकिंग कार्य में हमारा सबसे पहला क्या था? ऋण देना, ठीक है। देशी बैंकर बैंकिंग कार्यों में मुख्य कार्य ऋण देना। इनके द्वारा ऋण प्रतीक पत्रों, दस्तावेजों, साधारण रसीद, हाथ उधार, निजी जमानत तथा गिरवी के आधार पर दी जाता है। अब देखो देशी बैंकर क्या करते हैं कि जब
ये लोन देते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कोई मतलब कोई एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं या आपके कोई रसीद रख लेते हैं आपके पास, ठीक है। कोई कुछ चीज़ की ज़मानत रख लेते हैं, गिरवी रख लेते हैं आपके पास, सोने चांदी, आपको उसको देना पड़ता है तब जाके वो आपको पैसे देते हैं, ठीक है। इनकी ब्याज की जो दर होती है वो विभिन्न स्थानों और व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे अमीरों के लिए ब्याज की दर ज़्यादा है, गरीबों के लिए थोड़ी कम है या उनके लिए ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये लोग ऐसे काम करते हैं और इनका जो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ब्याज दर होता है, ठीक है, अलग अलग स्थानों के लिए, ठीक है। ब्याज की दर काफ़ी सीमित तक जमानत की प्रकृति पर ही निर्भर करती है कि आप कितना उसको जमा कर रहे हो, अपनी कितनी चीज़ गिरवी रख रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ब्याज की जो दर होती है वो दर जो होती है वो काउंट की जाती है कि आपको कितना आपने डिपो वहाँ पे उनको गिरवी करा है सामान, और कितने सामान पे गिरवी करने के बाद वो आपको ब्याज की दर बताता है, ठीक है। अच्छी जमानत जैसे सोना चांदी जेवरात अगर आप करते हो तो डिपो गिरवी रखते हो तो उस पर आपको 18% तक का ही आपको ब्याज दिया जाएगा। यदि जमानत पर्याप्त और अच्छी नहीं है तो आपको 24 या 40% तक हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने नेक्स्ट दे रखा डिपॉजिट स्वीकार करना। डिपॉजिट स्वीकार करने में क्या लिखा है कि देशी बैंक का दूसरा बैंकिंग कार्य क्या करता है, डिपॉजिट को स्वीकार करता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम जा रहे हैं वहाँ पे पैसे देने अपने डिपॉजिट देने, तो वो क्या करेगा, उसको स्वीकार करेगा। देशी बैंक का लोगों को डिपॉजिट को स्वीकार करता है, उनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद या मांग करने पर करता है। मतलब कि एक निश्चित टाइम पीरियड बना देता है कि तुमने ये पैसा मुझे आज दिया है तो मैं तुम्हें 1 साल बाद दूंगा, या एक अवधि या उनकी मांग पर, या वो चाहता है और मांग करता है कि मुझे ये पैसा आज चाहिए तो वो उसके अकॉर्डिंग उस पैसे को देता है, ठीक है। डिपॉजिट किया गया धन जमा कराने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं या उनके लिखित ऑर्डर पर निकलवाया जा सकता है। डिपॉजिट जो करवा रहा है व्यक्ति, या तो वो जो धन वो जमा करा रहा है वो खुद, या उसके द्वारा जो लिखित ऑर्डर, मतलब कि उसने एक कागज फॉर्म फिल करा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो बैंकर को देगा और बैंकर उसको पैसा देगा, ठीक है। कुछ देशी बैंकर तो चेक का भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु यह बैंक बुक प्रणाली कुछ स्थानों तक ही सीमित रहती है। जो चेक बुक प्रणाली जो होती है ना, वो कुछ स्थानों तक ही सीमित रहती है, कुछ बैंकों में ही सीमित रहती है और सब जगह नहीं होती, ठीक है। देशी बैंक उधार देने के लिए अपनी डिपॉजिट पूंजी का ज़्यादा निर्भर नहीं करते। मतलब देशी बैंकर जो होते हैं जब उधार देते लोगों को ऋण देते हैं तो उसके लिए वो अपनी डिपॉजिट पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अब उनके अपने साधन रिश्तेदारों से उधार इत्यादि उनकी पूंजी के मुख्य साधन होते हैं। और ये जो क्या करते हैं, ये ज़्यादातर अपना लोन वगैरह जो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, उधार जो ले लेते हैं वो अपने रिश्तेदारों वगैरह से ही ले लेते हैं, ठीक है। अब आता है हुंडियों का व्यापार। हुंडियों का व्यापार क्या होता है, जिस प्रकार चेक किसी बैंक का साख पत्र होता है। जैसे कि आपको पता है चेक जो होता है वो किसी भी बैंक का साख पत्र है कि आपने इतना भरा और इतना पैसा आपको मिल गया, ठीक है, एक लिखित दस्तावेज जैसे बोल सकते हैं। उसी तरह देशी बैंकर का साख पत्र हुंडी होता है, ठीक है। देशी बैंकर विभिन्न प्रकार की हुंडियों में क्रय विक्रेता उनके भुनाने का कार्य करता है। हुंडी प्राय स्थानीय भाषा में लिखी जाती है। हुंडी कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है, एक स्थानीय भाषा में, कि वहाँ की कौन सी स्थानीय भाषा है। और दर्शनी तथा मुद्दती मुख्य प्रकार की दो प्रकार की होती है। जो हुंडी होती है वो 2 तरह की होती है, दर्शनी तथा मुद्दती, ठीक है। दर्शनी हुंडी का भुगतान मांग पर तुरंत किया जाता है। जैसे दर्शनी हुंडी जो है, जैसे मैंने मांगा उसी टाइम आपको दे दिया गया पैसा, ठीक है। परंतु मुद्दती हुंडी का भुगतान जो होता है वो एक निश्चित अवधि के पश्चात किया जाता है, कि मतलब मैंने अभी मांगा लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं पेमेंट जो होगा, एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि मुझे 4 साल बाद इसका पेमेंट करना है, तो 4 साल बाद ही मैं उसकी पेमेंट करूँगी, ठीक है। अब आता है हमारा गैर बैंकिंग कार्य। गैर बैंकिंग में हमने 3 पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था सट्टा व्यवसाय, कमीशन एजेंट और अन्य व्यवसाय, ठीक है। तो देशी बैंकर बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त और भी कई व्यापारिक अर्थात गैर बैंकिंग कार्य करते हैं। इसके फलस्वरूप इनकी आय बढ़ती है परंतु जोखिम भी बढ़ जाती है। देखो इनका फायदा तो हो रहा है लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सट्टा व्यवसाय, सट्टा व्यवसाय क्या है, बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त देशी बैंकर सट्टा व्यवसाय में भी भाग लेते हैं। वो गुड़ गेहूं आदि वस्तुतः कई प्रकार की प्रतिभूतियों में सट्टा करते हैं। मतलब ये जो बहुत महंगी चीज़ें होती है और इनमें लोग क्या लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, ठीक है। कमीशन एजेंट के थ्रू काम करते हैं। कई जगह पर देशी बैंकर कमीशन एजेंट या आड़ती का भी काम करते हैं। कमीशन एजेंट जैसे कि कस्टमर को पकड़ के लाना, कस्टमर्स को बेनिफिट बताना और उसके बदले उनको कमीशन लेना, ठीक है। अन्य व्यवसाय क्या करते हैं, आधुनिक बैंकों की प्रतियोगिता के कारण देशी बैंकर को जो हानि हुई उसकी कमी उन्होंने गैर बैंकिंग कार्य जैसे व्यापार एवं दुकानदारी आदि व्यवसायों को बढ़ाकर पूरी की, ठीक है। कि जैसे जो बैंकिंग देशी बैंकर को जो भी लॉस वगैरह होते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं, वो गैर बैंकिंग कार्यों से व्यापार वगैरह दुकान आदि व्यवसाय को बढ़ाकर वो लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे गैर बैंकिंग कार्य हो गए।
नेक्स्ट आता है देशी बैंकरों के व्यवसाय का ढंग। इनके व्यवसाय का ढंग कैसा है? भारत की बैंकिंग व्यवस्था में देशी बैंकरों का बहुत अधिक महत्व है। आज के टाइम देखोगे कि हर जगह बैंकिंग प्रणाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। भारत के गांव में किसान तथा शहर में छोटे उद्योग धंधों को विशेष रूप से वित्त संबंधित सुविधाएं देशी बैंकों द्वारा ही प्रदान की जाती है। भारत के गांव में आप देखोगे किसान छोटे शहर ये सब होते हैं और वहाँ पे उद्योग या धंधे कोई भी काम करने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो देशी बैंकों द्वारा ही प्रदान की जाती है। ठीक है, ये बैंक व्यक्तिगत जमानतों पर आसानी से रुपया देता है। अगर हमने कोई जमा उनके बैंक में कोई भी सामान हमने गिरवी रखा है तो उसके बदले ये पैसे आसानी से लोगों को उधार दे देता है। ठीक है, इनसे सभी प्रकार के कार्यों के लिए रुपया उधार मिल जाते हैं। ये जो बैंक होते हैं इनसे आप कोई भी काम करने के लिए पैसे जो होते हैं उधार ले सकते हैं। देशी बैंकर का काम करने का ढंग बहुत ही इजी होता है, बहुत सरल होता है। यद्यपि इनके हिसाब किताब बड़े साधारण से होते हैं। इनके जो हिसाब किताब होते हैं बहुत ही साधारण से होते हैं, परंतु उनमें सुदृढ़ता अधिक होती है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दबाजी होती है। इनके कार्यों में किसी प्रकार की ना देरी होती है और ना ही ऋण देने के लिए कोई विशेष नियम होते हैं। इनके जो कार्य होते हैं किसी प्रकार की देरी नहीं करते और ये लोन देने के लिए कोई विशेष नियम भी नहीं रखते। ठीक है, देशी बैंकर को अपने ग्राहकों के बारे में पूरा ज्ञान होता है, इसलिए वो ऋण देने का जोखिम भी कम होता है। मतलब ये लोग जो होते हैं कस्टमर को अच्छे तरीके से जानते हैं तभी उनको लोन देते हैं, इस वजह से इनको कोई भी डर नहीं होता। ठीक है, इनके काम करने का घंटा निश्चित नहीं होता और ये बैंकर अपने ग्राहकों को लेन देन को गुप्त रखते हैं। इनका जो काम करने का जो टाइम पीरियड होता है वो कोई निश्चित नहीं होता। कभी भी ये लोग मतलब किसी भी टाइम तक काम करते हैं और ये जो अपने ग्राहकों के बीच में जो लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी करते हैं, ये गुप्त रहता है। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट पढ़ते हैं देशी बैंकरों का द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के कौन तरीके। रसीद के आधार पर ऋण। ये रसीद के आधार पर क्या बोलते हैं? ऋण देते हैं। ये बैंकर रसीद के आधार पर ऋण देते हैं। रसीद में मूलधन ब्याज आदि का उल्लेख होता है कि मैंने रसीद दिया और उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है कि कैसे आपको ब्याज कितने टाइम में आपको कितने टाइम में आपका ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, उसके थ्रू क्या करते हैं लोग क्या कहते हैं आपको लोन दे देते हैं। ठीक है, वही में ऋण वही इस प्रणाली के अंदर देशी बैंकर अपनी वही अकाउंट बुक जिसे कहते हैं में ऋण के हस्ताक्षर करवाकर तथा पुनः भुगतान का प्रतिज्ञा के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं कि आप कब भुगतान करोगे। अकाउंट बुक में आपको सब चीज़ डिटेल बता दी जाती है, उसके बाद आपको वो लोन देते हैं। ठीक है, गिरवी रखकर ये बैंक कर्जदार की अचल तथा चल संपत्ति को गिरवी रखकर लोन देते हैं। आपकी कोई संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, आपका कोई जेवर होगा, उसको आपकी गिरवी रख लेंगे और उसके बाद आपको ये लोन दे देंगे। हुंडियों में कटौती करते हैं लोग। देशी बैंकर हुंडियों में व्यवसाय करते हैं, वह हुंडियों में कटौती करके ही रुपया को उधार देते हैं। ठीक है, देशी बैंकर के महत्व देखिए। अब इसमें क्या दे रखा है? देशी बैंकरों के महत्व। छोटे व्यापारियों को साख देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। देशी बैंकर ऐसे छोटे व्यापारियों को साख प्रदान करते हैं जो बड़े बैंकों से साख प्राप्त नहीं करते। मतलब देशी बैंकर जो होते हैं ऐसे छोटे छोटे व्यापारियों को साख प्रदान करते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना क्रेडिट करना, उधार पे पैसा देना। ठीक है, जो बड़े बैंकों से साख प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, वह न केवल कस्बों को ही बल्कि गाँव के छोटे व्यापारियों को भी साख देते हैं। ठीक है, मतलब कस्बे मतलब छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं ना उनको ही नहीं बल्कि गाँव के जो भी छोटे व्यापारी होते हैं उन सबको ही लोन देते हैं, मतलब पैसे देते हैं क्रेडिट उधार पे। वह निजी जमानत पर ही साख देते हैं। मतलब अगर कुछ जमानत रखोगे तो ही वो आपको पैसा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, उनके ग्राहकों को से व्यक्तिगत संबंध होता है और वो अपने कस्टमर से जैसे बोलते हैं ना रिश्ता निभाना, वैसे रिश्ता ये लोग रखते हैं तथा उन्हें अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति में पूर्ण जानकारी होती है और उन जिनको वो लोन देते हैं उनके बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके रहने सहने का ढंग, उनके खाने पीने का ढंग, उनके बारे में उनको अच्छे से पता होता है, तब जाके वो उन्हें लोन देते मतलब पैसे देते हैं। ठीक है, कृषि को साख, अगर खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए भी क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। देशी बैंकर किसानों को काफ़ी मात्रा में साख प्रदान करते हैं। ठीक है, वो किसानों को खड़ी फसल की जमानत पर कर्जे दे देते हैं। वो भूमिहीन कृषकों को श्रमिक को भी कर्ज देते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन पूंजी का प्रबंधन, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसे दे देते हैं। देशी बैंकर दीर्घकालीन पूंजी का भी प्रबंध करते हैं। वो लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त दीर्घकालिक पूंजी का भी उधार देते हैं। मतलब लघु उद्योग जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं उनको कार्यशील पूंजी के अतिरिक्त तो क्या करते हैं दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए पैसे दे देते हैं। वो औद्योगिक संस्थानों द्वारा निर्मित ऋण पत्रों डिवेंचर में अपनी पूंजी लगाते हैं। ठीक है, मतलब डिवेंचर शेयर्स वगैरह इन सब में भी वो अपनी पूंजी को लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा व्यापारिक समुदाय। व्यापारिक समुदाय में हमारे 3 टॉपिक्स हैं, मर्चेंट्स, सराफ एवं मनी लेंडर, और थर्ड हमारा आता है ब्रोकर्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा व्यापारिक समुदाय ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कैसे होती है।
इसमें हमने दे रखा है मर्चेंट्स क्या होते हैं। मर्चेंट्स व्यापारिक गतिविधियाँ करने वाला एक मुख्य समुदाय होता है। मतलब व्यापार की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको करने के लिए एक मुख्य समुदाय होता है। इस समुदाय में मुख्यतः वैश्य लोग शामिल होते हैं और इसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वैश्य होते हैं। इस समुदाय की प्रमुख उपजाति बनिया के नाम से भी जानी जाती है। व्यापारी कौन होते हैं, बनिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और ये लोग गुजरात व राजस्थान के हिंदू व जैन परिवारों से संबंधित होते हैं। और ये जो बनिया होते हैं वो कहाँ किन से संबंधित होते हैं, गुजरात व राजस्थान के हिंदू व जैन परिवारों से संबंधित होते हैं। और इनका उत्तरी भारत के व्यापार पर पूरा नियंत्रण होता है। मतलब इनकी ये जो लोग होते हैं उत्तरी भारत में पूरा फैले हुए हैं और इनका व्यवसाय जो है बहुत लंबा चलता है, ठीक है। मर्चेंट्स के अंतर्गत आने वाले दूसरे समुदाय को बंजारा कहा जाता है। ये लोग प्राय गांव में व्यापार करते थे। इस समुदाय के कुछ लोग गांव व शहरों के मध्य भी व्यापार किया करते थे। मतलब मर्चेंट्स के अंदर ही बंजारे लोग आते थे। वो बंजारे जो गांव में घूम घूम कर व्यापार करते थे और ये लोग गाँव के साथ साथ शहरों के मध्य भी व्यापार किया करते थे, ठीक है। इनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार की मदद सीमित होती थी। मतलब मदद जो होती थी, मतलब जो बिजनेस का उनका जो प्राइस होता था वो बिल्कुल फिक्स होता था। ये मुख्यतः अनाज, दाल व नमक आदि मदों में ही व्यापार करते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे, दाल, नमक आदि इन सब चीज़ों का ही व्यापार किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सराफ एवं मनी लेंडर क्या होता है। उत्तरी भारत के मर्चेंट्स दोहरी भूमिका अदा किया करते थे। ये एक और व्यापार करते थे तथा दूसरी और साहूकार का काम करते थे। मतलब सराफ व मनी लेंडर कौन होते थे, ये उत्तर भारत के मर्चेंट्स दोहरी भूमिका अदा किया करते थे। मर्चेंट्स का काम करते थे, मतलब दो भूमिका अदा करते थे, ठीक है। दोहरी भूमिका अदा किया करते थे। इसमें इन्होंने देखा एक तो एक व्यापार करते थे और दूसरे एक साहूकार का काम करते थे, मनी लेंडर का, ठीक है। फिर क्या करते हैं, काम करते। सराफ की भूमिका में ये लोग चांदी व सोने का आभूषणों का व्यापार करते। सराफ की भूमिका में ये लोग क्या करते थे, चांदी व सोनों का व्यापार करते थे और चांदी व सोनों की परख करने के लिए इन्हें महारत हासिल थी, ठीक है। और साहूकार की भूमिका में लोग धन उधार देते थे। साहूकार में लोग क्या करते, साहूकार क्या होते हैं, बहुत बड़े लेवल होते थे, मनी लेंडर होते थे। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो होते थे लोन देते, मतलब उनको पैसे जो होते थे उधार पे देते थे, इसलिए इन्हें बैंकर भी कहा जाता था। अब आता है हमारा थर्ड, ब्रोकर्स। ब्रोकर्स क्या होते हैं, तीसरे मुख्य व्यापारिक समुदाय अथवा व्यापारिक मध्यस्थ का नाम दलाल कहा जाता था। इसका काम विभिन्न वस्तुओं व क्रेताओं व विक्रेताओं को मिलाना था, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, दलाली का काम करते थे और ये लोग खरीदने से लेकर बेचने वाले को क्या करते थे, मिलाते थे आपस में और इनके बदले इन्हें क्या मिलता था, कमीशन मिलता था, ठीक है। वस्तु के क्रेता व विक्रेता दूर दूर फैले होते थे। दलाल दोनों पक्षों से संबंध बनाकर रखते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनके मध्य सौदे करवाते थे और अपनी सेवा के बदले कमीशन प्राप्त करते थे, ठीक है। तो ये काम करते थे लोग। भारत के मुख्य आयात व निर्यात आपके यहाँ पे देखिए कि आयात क्या क्या की जाती है, मोती, ऊन, खजूर, सूखा मेवा, ठीक है। अब नेक्स्ट निर्यात क्या किया जाता था, कच्चा सिल्क, रुई, चमड़ा, ये सब, ठीक है। आयात के साधन क्या थे, देशी व्यापार के आयात के साधन मुख्यतः रूप से थे ऊंट, बैल, ये सब आपके थे जो आयात किए जाते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे व्यवसायिक जोखिम, प्रकृति एवं कारण, ठीक है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि व्यवसायिक जोखिम क्या है और उसके किस तरह की प्रकृति और क्या कारण है, ठीक है। व्यवसायिक जोखिम का अर्थ, जोखिम व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता है और व्यवसाय में इस विशेषता को पाए जाने का कारण व्यवसायिक क्रियाओं में भविष्य में लगातार चलते रहना, ठीक है। आपको पता है कि बिजनेस जितना बड़ा होगा व्यवसाय में उतना ही रिस्क होगा, ठीक है। और अगर रिस्क है तो ही बिजनेस चलेगा और रिस्क तभी आता है जब हम बिजनेस को अपने आगे फ्यूचर तक ले जाना चाहते हैं, भविष्य तक ले जाना चाहते हैं। और भविष्य जो होता है वो हमारा अनिश्चित होता है। अनिश्चितता जोखिम का जन्मदाता होता है। अब आपको पता है कि अनिश्चित ही जोखिम का जन्मदाता माना जाता है। क्या कल क्या होने वाला है इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। व्यवसाय के संदर्भ में जोखिम के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं। उपभोक्ता की रुचि में अचानक परिवर्तन से बिक्री में कमी, जैसे कि अब आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि उपभोक्ता की अगर रुचि में कमी हो जाती है तो बिक्री कम होता है। अनेक प्रतियोगिता फर्मों के बाजार में प्रवेश से लाभों में गिरावट, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हमारे सामने तो उनके आने से उन्होंने कम दाम पे सामान को बेचना शुरू कर दिया तो हमारे भी जो सामान की जो रेट होगी वो गिर जाएगी, ठीक है। तो इसमें लाभों में गिरावट जाएगी। स्टॉक किए गए माल के अभाव में गिरावट, ठीक है, कि जो हमने स्टॉक करा था माल, आने वाले टाइम में उसका माल की वैल्यू की कीमत गिर जाए तो भी हमारे क्या कहते हैं नुकसान हो जाएगा, ठीक है। श्रमिकों की हड़ताल से उत्पादन बंद होना, श्रमिकों ने हड़ताल कर दिया तो प्रोडक्शन बंद हो गया, प्रोडक्शन बंद हो गया तो रिस्क हो गया, ठीक है। भूकंप से हानि, चोरी से हानि, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्यवसाय में हानि की संभावना को व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक जोखिम
व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति, ठीक है, किस किस तरह की प्रकृति होती है। व्यावसायिक जोखिम का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसकी प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप व्यावसायिक जोखिम को पढ़ने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इस प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति से संबंधित निम्नलिखित आवश्यक बातें हैं। पहला, जोखिम अनिश्चितता का परिणाम है। आपको पता है कि जोखिम जो होता है वो अनिश्चित है, हम बता नहीं सकते कि कल को क्या होने वाला है। जोखिम अनिश्चितता का परिणाम होते हैं। अनिश्चितता मानवीय हो सकते हैं, व्यवसाय की प्रकृति की भी हो सकते हैं। इन तीनों निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। मानवीय अनिश्चितता कौन सी होती है? हड़ताल चोरी जो लोगों के थ्रू हो रही है, ठीक है। व्यवसायिक अनिश्चितता, मांग का गलत अनुमान लगाना, मूल्य में परिवर्तन आ जाना, एकदम से रेट बढ़ जाना, सामान का एकदम से कम हो जाना, जैसे हम कहते हैं ना इकोनॉमी लेवल में चेंज आ जाना, ठीक है। प्राकृतिक अनिश्चितता कौन सी होती है? भूकंप, सूखा, हिमपात, महामारी, ठीक है। तो जोखिम से बचा नहीं जा सकता। आपको पता है कि जोखिम से हम बच नहीं सकते, बट उसको कम जरूर कर सकते हैं। एक व्यवसायी जोखिमों के जाल से निकल नहीं सकता। इसका एकमात्र कारण है कि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होती है। अगर आपने बिजनेस भविष्य के लिए किया है तो भविष्य तो अनिश्चित है। हाँ, जोखिमों को कम हम अवश्य कर सकते हैं, लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होता है। आपको पता है कि जो भी बिजनेस हमारा अगर छोटा है तो उस पर रिस्क जो होगा छोटे लेवल पे होगा, और बिजनेस बड़ा है तो रिस्क भी बड़े लेवल पे किया जाएगा, ठीक है। जोखिम का प्रतिफल लाभ, अगर हम जोखिम को सह लेते हैं या उठा लेते हैं, अच्छे से उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जो लाभ होगा बहुत अच्छा होगा। व्यवसायी को जोखिम उठाने के बदले जो मिलता है वो लाभ होता है। जितना अधिक जोखिम होगा उतना ही अधिक लाभ की संभावना रहती है, ठीक है। व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। अब जिस तरीके से व्यवसाय किस तरीके का है तो उसी तरीके से जोखिम जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिन व्यवसाय में दैनिक उपयोग की गई वस्तु जैसे नमक, दाल, आटा आदि का व्यापार किया जाता है वो जोखिम कम होती है। दूसरी ओर जिन व्यवसाय में फैशन वाली वस्तु बेची जाती है वहाँ पे जोखिम अधिक होती है। क्या पता एकदम से फैशन में चेंज आ जाए, लोगों ने किसी और चीज़ की डिमांड कर दी तो क्या होगा, वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन नमक, दाल, आटा लोग इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो रेगुलर बेस की चीज़ है और ये तो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें रिस्क कम है। लेकिन यहाँ फैशन वाली चीज़ों में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि फैशन जल्दी जल्दी बदलते रहता है और स्टॉक में पड़े माल के मूल्य गिरने से हानि होती है, ठीक है। अब आते हैं व्यावसायिक जोखिम के कारण। कितने कारण हैं और कौन कौन से कारण हम इसको जानते हैं। व्यावसायिक जोखिमों को उत्पन्न करने में अनेक मानवीय व प्राकृतिक शक्तियों का हाथ होता है। इसमें मानवीय कारण भी होता है, प्राकृतिक कारण भी होता है। यही नहीं, इसके कई अन्य कारण हो भी हो सकते हैं, जैसे भौतिक कारण, आर्थिक कारण व सरकारी नीति आदि। अध्ययन की सुविधाओं की दृष्टि से इन्हें अग्र प्रकार विभाजित किया था, बहुत अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। पहला आता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में हमारा दे रखा है, इसके अंतर्गत वो कारण आते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं। मनुष्य इनके बारे में केवल सोच सकता है, निश्चित कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। कि प्राकृतिक कारण वो होते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं, मतलब मनुष्य इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य सिर्फ इसके बारे में सिर्फ सोच सकता है, ठीक है, निश्चित कुछ बता नहीं सकता, और इनको रोकना तो असंभव ही, इनको रोक नहीं सकता, ठीक है। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, मौसमी परिवर्तन। मौसम जब परिवर्तन हो जाता है तो एकदम से क्या होता है, हमारा जोखिम आ जाता है। इसका व्यवसाय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात व आगजनी को शामिल किया जाता है। जैसे कि एकदम से आंधी आ गया, तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, एकदम से ओले पड़ने लगे, बर्फ पड़ने लगे, आग लग गई, ठीक है, आगजनी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से भी मौसमी परिवर्तन हो रहा है, सीजन, ठीक है, सीजनल चेंज। भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन जिसे हम कह सकते हैं, भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन जैसे भूकंप आ गए एकदम से, ठीक है, बिल्डिंगें गिर जाती है, कुछ हो जाता है, ठीक है, एकदम से झटके आना, ठीक है, पूरे नष्ट कर देती है, तो क्या होता है, ये आपके एक तरीके से रिक्सित आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है। और थर्ड आता है अन्य प्राकृतिक प्रकोप, जिसमें आते हैं इसमें बिजली गिर जाना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, ठीक है, टिड्डी दल का फसल पर हमला बोल देना जिससे पूरी फसलें खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे अदर नेचुरल क्लाइमेट्स है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि मानवीय कारण, ह्यूमन कॉजेस, ठीक है। व्यावसायिक जोखिम को पैदा करने वाले मानव का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इनमें उन सभी कारणों की गणना की जाती है जो मानव की असावधानी, बेईमानी, उतावलेपन और मंद बुद्धि के कारण होता है, ठीक है। मानवीय कारण में क्या होता है कि मानव इसमें खुद जोखिम पैदा करता है, जैसे उसमें वो असावधानी से बेईमानी कर रहा है, ठीक है, दूसरा उतावलेपन के और मंद बुद्धि के कारण वो गलत काम कर रहा है। इस प्रकार से मानव द्वारा उत्पन्न जोखिमों को रोकना पूरे समाज व देश के लिए लाभकारी होता है। अगर हम ऐसे जोखिमों को रोक देते हैं तो देश में क्या होता है, लाभकारी होता है, समाज को अच्छा बेनिफिट मिलता है। सावधानी, ईमानदारी, संयम व पूरा दिमाग लगाकर कार्य करने से इस जोखिम को रोका जा सकता है। मानवीय कारणों को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है।
दे रखा है हमारा कर्मचारी की बेईमानी। अगर हम कर्मचारी की बेईमानी को रोक देते हैं तो भी हम नुकसान से बच सकते हैं। जब व्यवसायी के पास काम करने वाले व्यक्ति की वस्तु की चोरी करने लगे या रुपया चुराने लगे तब व्यवसायी जोखिम उत्पन्न होती है। सेकेंड है ग्राहकों की बेईमानी। जब ग्राहक माल की चोरी करता है, अगर ग्राहक कस्टमर ही चोरी कर लेता है सामान को, भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं या जानबूझकर भुगतान से इनकार कर देता है, तब भी जोखिम उत्पन्न होती है। हड़ताल व तालाबंदी करना। कई बार प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों से श्रमिकों व असंतोष फैल जाते हैं। जैसे जो भी लोगों ने निर्णय लिया, जैसे कि एकदम से उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया सारे एम्प्लॉय ने मिलकर, तो इस वजह से क्या होता है कि असंतोष फैल जाता है। जैसे बोनस आदि की कम घोषणा करना किए जाने पर प्राय ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर उनको बोनस नहीं मिल रहा या उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो वो लोग हड़ताल या तालाबंदी कर देते हैं, जिससे बिजनेस पे इफेक्ट आ जाता है। फोर्थ आता है हमारा असावधानी से काम करना। जब कभी व्यवसाय का स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान लगाता है अथवा श्रमिकों या किसी अन्य द्वारा गोदामों में जलती बड़ी सिगरेट फेंकने से आग लग जाती है। मतलब बिना किसी कारण से भी वो लोग कोई गलत ऐसे काम कर देते हैं, ठीक है, सावधानी से ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, और इस ध्यान से उनके बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, तो इसके कारण भी क्या होता है, जोखिम उत्पन्न हो जाती है व्यवसाय में। थर्ड था हमारा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या, इनका संबंध बाजार में होने वाले परिवर्तनों से होता है और बाजार में निम्नलिखित परिवर्तन प्राय होते रहते हैं। जैसे फैशन में परिवर्तन एकदम से चेंज हो गया फैशन में, तो लोगों ने फिर दूसरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जो माल स्टॉक में रहता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। उपभोक्ता की रुचि या फैशन में परिवर्तन से स्टॉक में पड़े माल से भारी हानि होती है, इसलिए फैशन में परिवर्तन अधिक जोखिम उत्पन्न करता है। जैसे आजकल लोग ट्रेंडिंग में कपड़े वगैरह क्या कहते हैं, मेकअप के सामान ये सब लेते हैं, ठीक है। मूल्य में परिवर्तन एकदम से प्राइस चेंज हो गया, ठीक है, वस्तुओं के भाव कम अधिक होने से भी आर्थिक जोखिम उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रतियोगिता का अभाव, ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट में, या प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि बाजार में एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य कम कर दे तो अन्य व्यापारियों को कम करना पड़ता है, इसमें लाभों में कमी आती है, ठीक है। फोर्थ क्या है, ग्राहकों की सुविधाएं प्रदान करना। जब बाजार में कोई व्यापारी ग्राहकों को कोई विशेष सुविधा प्रदान करता है तब दूसरे व्यापारियों के लिए ये व्यवसाय जोखिम उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि एक व्यापारी सर्विस दे रहा है, ठीक है, कस्टमर को, तो वही दूसरे व्यापारी को भी ये करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो कस्टमर उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। और अन्य कारण क्या, हमारे अन्य कारण में आते हैं प्राकृतिक कारण। इसमें वस्तु व मशीन आदि में प्रकृति दोष के कारण विकार उत्पन्न होने से होने वाली शामिल है, जैसे शीघ्र नाशवान वस्तु को सड़ जाना, मशीनों की घिसावट आदि, ठीक है। प्राकृतिक कारण के कि जो सामान जो होते हैं वो नेचुरल वाइज सड़ जाते हैं या कीड़े लग जाता है या मशीनों में घिसावट होने लगती है, तो ये प्राकृतिक कारण ही हमें रिस्क आता है, ठीक है। तकनीकी कारण क्या है, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई तकनीक से तैयार मशीन बाजार में आ जाना। तकनीकी रूप से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है क्योंकि अब उन्हें वो मशीन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसमें लॉसेस होगा उनका लिए, ठीक है। यांत्रिक कारण क्या है, कई बार मशीनों को तैयार करते समय उनमें कोई दोष रह जाता है, जब हम दूषित मशीनों का प्रयोग कर लेते हैं तब उसमें भयंकर परिणाम सामने आते हैं, जैसे कि बॉयलर में चलते चलते विस्फोट हो जाना, ठीक है, किसी एम्प्लॉय के साथ मिसटच हो जाना, मतलब उनके क्या कहते हैं बॉडी पे कोई इफेक्ट आ जाना, ठीक है, तो ये सारे यांत्रिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। प्रबंधकीय कारण क्या होते हैं, पूरे व्यवसाय का आधार प्रबंधक होता है, यहीं पर नीतियों का अगर निर्धारण होता है, यदि किसी समय अकुशलता के कारण प्रबंधक अनुकूल नीति नहीं बना पाता तब व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। पर अगर मैनेजर ही सही तरीके से नीति नहीं बनाता किसी काम को करने से पहले तो वहाँ पर भी क्या हो जाता है, व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। इसके नेक्स्ट चैप्टर जो होंगे वो हमारा सेकंड चैप्टर होगा। यहाँ तक का आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, एंड देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करके जाइएगा।